गुरु नानक एवं सिख धर्म। ठीक है, सिख धर्म के बारे में हम लोग जानते हैं। आप जानते हैं सिख के जो 10 सिख गुरु हैं उन्हीं के बारे में चर्चा आज होगी। ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु नानक। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1469 में तलवंडी नामक स्थान पे, जो ननकाना साहिब वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत ननकाना साहिब जिले में है। ठीक है, जो आप अभी ननकाना, ठीक है, चर्चा में भी रहा है, तो इस चीज को आप जानते हैं। ठीक है, पूर्व में शेखपुरा जिले का भाग था। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। 1469 में तलवंडी, जिसे ननकाना साहिब भी कहा जाता है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ननकाना साहिब जिले में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनका मृत्यु आप देखेंगे 1539 में डेरा बाबा या करतारपुर में हुआ था। ठीक है, ध्यान, जन्म 1469 और मृत्यु 1539। ठीक है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा था। ठीक, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति नहीं होती है। ठीक है, आप ये ध्यान देंगे कि जो भी संत, भक्ति आंदोलन के जो भी संत एकेश्वरवाद, ठीक है, एकेश्वरवाद की अवधारणा को रखते हैं, तो जाहिर सी बात है वो मूर्ति पूजा के विरोधी होंगे, मूर्ति पूजा, ठीक है, और कर्मकांड के विरोधी होंगे, कर्मकांड, ठीक है, और जाति प्रथा को नकारते हुए दिखेंगे, जाति प्रथा, ठीक है, छुआछूत, सामाजिक भेद, इन सब चीजों को जो है नकारते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, नानक साहब भी उसी में से एक हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि कोई जाति वगैरह नहीं, ठीक है, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति नहीं होती। ठीक है, इनकी शिक्षाएं क्या थी देख लीजिए, एकेश्वरवाद में विश्वास, ठीक है, और निर्गुण ब्रह्म की उपासना। ठीक, जो एकेश्वरवादी होगा जाहिर सी बात है एक सत्ता को मानता है, निर्गुण ब्रह्म को मानता है। ठीक है, और बहुदेववाद का विरोध करेगा, मूर्ति पूजा का विरोध करेगा, ठीक है, कर्मकांड का विरोध करेगा। ठीक है, सीधे शिक्षा जो मानवतावाद के लिए जो है हितकारी होगी, ऐसी शिक्षाओं की बात करेगा। ठीक है, ये सब चीजें। आइए इनकी रचनाएं देख लेते हैं। जापजी साहिब, 12 माह, ठीक है, और दखनी ओंकार आदि इनकी रचनाएं हैं। ठीक, विशेष तथ्य में देख लेते हैं सिकंदर लोदी। इसका टाइमिंग है 1889 से लेकर 1517 का टाइमिंग है। ठीक है, और इस समय सिख धर्म की स्थापना होती है, किसके द्वारा होती है? गुरु नानक साहब के द्वारा होती है सिख धर्म की स्थापना। इन्होंने, हम चर्चा किए भी हैं पीछे, कि लंगर व्यवस्था की शुरुआत करते हैं, और इस व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से शुरुआत करने वाला इनका जो अगला शिष्य होगा अंगद, जिसे लहना सिंह कहते हैं, ठीक है, उसे माना जाएगा। ठीक है, उदासी नामक धर्म का प्रचार यात्रा इन्होंने प्रारंभ किया। तो दो चीज ध्यान देने योग्य है नानक साहब में, एक तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत, ठीक है, लंगर 5 आप देखते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है उदासी, उदासी धर्म प्रचार यात्रा, ठीक है, उदासी सिलसिला की शुरुआत ये कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आइए सिख गुरु परंपरा, ठीक है, देखिए इसके बाद के जो सिख गुरु हैं, गुरु अंगद साहब हैं। ठीक है, गुरु अंगद साहब हैं, देख लीजिए, गुरु अंगद साहब। ठीक है, तो टाइमिंग यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, क्रम से आप देख लीजिए गुरु कौन कौन से हैं। पहले हैं नानक साहब हैं, ठीक है, नानक साहब पहले गुरु। ठीक, इसके बाद इन्हीं के शिष्य आते हैं दूसरे, अंगद साहब, ठीक है, अंगद। ठीक, इसके बाद तीसरे आते हैं अमरदास, अमरदास। ठीक, इसके बाद चौथे आते हैं रामदास, रामदास। ठीक, चौथे गुरु। और 5वें गुरु का नाम आता है गुरु अर्जुन देव, अर्जुन देव। ठीक है, इनको जहांगीर द्वारा फांसी दे दी जाएगी और आदि ग्रंथ की स्थापना करेंगे। ठीक है, और यही हरमिंदर साहब या स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराते हुए दिखेंगे। ठीक है, छठे गुरु हैं हरगोविंद, गुरु हरगोविंद, हरगोविंद। 7वें गुरु जो आपके मिलेंगे हरकिशन मिलेंगे, हरकिशन, हरकिशन। और 8वें गुरु हर राय मिलेंगे। ठीक है, एक मिनट,
छठे गुरु गुरु हरगोबिंद, हरगोबिंद, ठीक है, छठे। सातवें हैं हरराय, हरराय। और आठवें हैं हरकिशन, हरकिशन। नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर, ठीक है। इनकी हत्या जो है इस्लाम ना कबूलने की वजह से औरंगजेब जो है फांसी पे लटका देता है। और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो ये 10 गुरु, इसके बाद गुरु का पद ये खत्म कर देते हैं गुरु गोविंद सिंह और खालसा पंथ की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ये हैं, इन्हें आप क्रम से 10 गुरु को एक जगह आप देख लीजिए और इसके बाद डेट वगैरह याद करने की जरूरत नहीं, क्रम से पूछता है तो लगा देंगे इन चीजों को, ठीक है। आइए देखते हैं। आइए देखिए अंगद साहब, ठीक है, गुरु अंगद। दूसरे होते हैं, इनका नाम है लहना, भाई लहना, ठीक है। गुरु नानक द्वारा उत्तराधिकारी या द्वितीय गुरु इन्हें बनाया गया, लहना सिंह को, अंगद को। ये क्या काम करते हैं, आपसे हमने चर्चा किया था कि जो लंगर प्रथा को ये व्यवस्थित कर देते हैं, ये व्यवस्था के रूप में ले लेते हैं, अपनाते हैं। तो आप देखेंगे यहां पे नहीं लिखा है, लंगर प्रथा को एक व्यवस्थित रूप देते हैं, व्यवस्थित रूप, ठीक है। अब ये परंपरा में प्रचलन हो गया। जो लंगर प्रथा दिखाई देती है वो पंगत और लंगर वो इन्होंने ही किया था, शुरुआत किया था नानक साहब ने। सबसे बड़ा योगदान गुरुमुखी लिपि का है, जिससे पंजाबी भाषा के विकास में सहायक हुआ, ठीक है, गुरुमुखी लिपि। उसके जन्मदाता कौन है, गुरु अंगद साहब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्थानीय भाषा में गुरु नानक के उपदेशों का संकलन किया, ठीक है, यह भी ध्यान दीजिएगा, स्पेशली ध्यान रखिएगा कि गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता कौन है, गुरु अंगद, ठीक है, ये चीज। आइए सिख गुरु परंपरा संबंधित अन्य तथ्य देख लीजिए। इसके बाद गुरु अमरदास, ठीक है। गुरु अमरदास साहब जो है धार्मिक साम्राज्य को 12 गद्दियों या मंजियों में बांटा, ठीक है। जो सिख साम्राज्य था उसे 12 गद्दियों में विभक्त किया, ठीक है। और सिख विवाह परंपरा आनंद कारज, ठीक है, और सरल विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया, ठीक है, लवन को प्रचलित किया, ठीक है। और अगर गहराई से आप अध्ययन करना चाहेंगे तो आप ये देखिए, लवन पद्धति क्या है, सरल विवाह है, आनंद कारज क्या है, सिख परंपरा का विवाह है। इन्हीं की पत्नी होती है बीबी भानु, बीबी भानु, ठीक है। इन्हीं, ये इतने जो है आध्यात्मिक महिला हैं, ठीक है, कि इन्हीं के प्रयास से इसी समय अकबर का शासनकाल होता है। इनका टाइमिंग देखिए, 1552 से लेके 1574 और अकबर का काल होता है 1556 से लेके 1605, ठीक है। तो बीबी भानु का आध्यात्मिक, ठीक है, टेक्चर देख के अकबर इन्हें 500 बीघा जमीन देता है अमृतसर में, ठीक है, 500 बीघा जमीन प्रदान करता है बीबी भानु की वजह से, ठीक है। और अगले जो गुरु आते हैं, गुरु रामदास, इसी 500 बीघे पे अमृतसर नगर की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं गुरु रामदास, ठीक है। अमृतसर मूल नाम रामदासपुर, ध्यान रखिएगा। वही 500 बीघा अकबर द्वारा जो प्रदान किया गया था, ये बीबी भानु को प्रदान किया गया था। ये अमरदास की पत्नी थी, ठीक है। और इसी 500 बीघा पे, ठीक है, अमृतसर नगर की स्थापना की जाती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख धार्मिक नेता ने किया, गुरु रामदास, याद रखिएगा, ठीक है। और गुरु के पद को पैतृक बना दिया, ठीक है, मतलब पैतृक वंशानुगत बना दिया। किस सिख नेतृत्व ने, तो आप बताएंगे रामदास, ठीक है, किस सिख गुरु ने, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आइए अगले गुरु, ये देखिए 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव, ठीक है। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया, ठीक है। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अमृतसर
देखिए अमृतसर में दरबार साहिब श्री हरमंदिर साहिब की स्थापना, आप ये देखिए यहां गहराई से देखिए, अमृतसर नगर में जो है एक इन्होंने तालाब बनवाया, तालाब, ठीक है, तालाब निर्मित करवाया, और इसी पौड़ में तालाब में, ठीक है, श्री हरमंदिर साहिब की स्थापना की, ठीक है। इसी को स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, स्वर्ण मंदिर, ठीक है, जिसे गोल्डन टेम्पल कहा जाता है, स्वर्ण मंदिर। देखते होंगे एक झील में होता है, उस तालाब का निर्माण कौन करवाया था? गुरु अर्जुन देव। और उसी में जो है अमृतसर नगर की स्थापना रामदास, लेकिन अमृतसर नगर में तालाब और उस तालाब में स्वर्ण मंदिर की स्थापना कौन कराया? गुरु अर्जुन देव, ठीक है। तरन तारण और करतारपुर नगर बसाया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विद्रोही मुगल राजकुमार खुसरो, ये जहांगीर का जो है पुत्र था, खुसरो मानबाई का पुत्र था, ठीक है। तो ये जहांगीर की पत्नी मानबाई शाह बेगम, उसी का पुत्र था खुसरो, जिसकी सहायता करने पे जहांगीर द्वारा कैद और फांसी दे दी गई, ठीक है। आप प्रयागराज में देखेंगे खुसरो बाग है, ठीक है। इसी खुसरो की सहायता की वजह से गुरु अर्जुन देव को जो है जहांगीर द्वारा फांसी दे दी गई। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, मुगलों जो मराठे थे वो जहांगीर के काल से ही सेवा में आ रहे हैं, लेकिन सिखों के रिश्ते मुगलों से यहां से बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जहांगीर का दौर। इसके बाद गुरु हरगोविंद, ये छठे गुरु मिल गए, गुरु हरगोविंद 606 से 644 इनका टाइमिंग है, ठीक है। और ये 1581 से 606 तक। आइए देखते हैं इन्होंने क्या किया। अकाल तख्त की स्थापना करवाई, ठीक है। गुरु हरगोविंद साहब ने अकाल तख्त की स्थापना कराई, और सबसे बड़ा जो सिखों में परिवर्तन आया कि सिखों की एक लड़ाकू जाति में बदल दिया, ठीक है। इन्होंने सिखों को सैन्य प्रशिक्षण दिया, ठीक है, सैन्य प्रशिक्षण, ठीक है, सैन्य प्रशिक्षण। और याद रखिएगा सैनिकों के लिए आप देखते हैं मांस मदिरा, ठीक है, ये सब कैंटीनों में मिलता है, अलाउ सरकार करती है। तो मांसाहार के सेवन की अनुमति कौन देता है? हरगोविंद। क्यों? क्योंकि सैनिकों को लड़ाका बनाना था, ठीक है, लड़ाकू, तो लड़ाकू जात में बदलना था, इसलिए मांसाहार की भी शिक्षा दी इन्होंने, ठीक है। और आगे देखिए, अमृतसर की रक्षा हेतु लौहगढ़ किले का निर्माण करवाया। जाहिर सी बात है सेना और सुरक्षा से संबंधित एलर्ट गुरु हैं गुरु हरगोविंद सिंह, ठीक है। तो लौहगढ़ किले की स्थापना कौन कराएगा? ध्यान रखिएगा, जो लड़ाकू जाति बनाना चाहता है, सैन्य तरीके से मजबूत करना चाहता है, तो चारों तरफ से किले बंद। देखिए लौहगढ़ किले का निर्माण हो रहा है। पीरी और मीरी, ठीक है, क्रमशः आध्यात्मिक एवं सांसारिक प्रभुत्व के पूरक। अब आप देखिए पीरी किसे कहा जाता है? पीरी कहा जाता है जो आध्यात्मिक गुरु होता है, जो अपना गुरु होता है, ठीक है, उसे पीरी। और मीरी जो है सांसारिक चीजों के लिए कहा जाता है, ठीक है। आइए, कीरतपुर नगर की स्थापना इन्होंने कराया। तो अभी आपने देखा कि कीरतपुर, ठीक है, ये है करतारपुर, कौन करा रहा है? नानक साहब, इनकी मृत्यु हो रही करतारपुर में, ये कीरतपुर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गुरु हर्राय, गुरु हर्राय 1644 से 1661, ठीक है। दारा सिकोह का समर्थन प्राप्त था इनको, ठीक। औरंगजेब के बुलावे पे पुत्र राम राय को इन्होंने भेजा था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि दारा सिकोह, इसने 52 उपनिषदों का जो है, ठीक है, 52 उपनिषदों का संस्कृत में अनुवाद कर, फारसी में अनुवाद कराया था, जिसका जो है सिर-ए-अकबर, सिर-ए-अकबर, ठीक, नाम से जो है 52 उपनिषदों का, ठीक है, फारसी में अनुवाद कराया था। और क्या था? ये ऐसा व्यक्ति था पूरे मध्यकाल का जो संस्कृत भाषा, ठीक है, पुराणों का अध्ययन करना, उपनिषदों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति था। और इसके पहले हमने चर्चा कर लिया था, एक व्यक्ति और था अल-बरूनी, अल-बरूनी, ठीक है, उसने भी संस्कृत और, ठीक है, भगवत गीता, ठीक है, इन सब चीजों का अध्ययन किया था, ठीक। तो ये दो व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो संस्कृत का अध्ययन करते हुए दिख रहे हैं, और सिर-ए-अकबर, तो ये मिलने आ रहा है गुरु हर्राय से, ये चीज ध्यान रखिएगा। और इन्होंने अपने पुत्र औरंगजेब के दरबार में भेजा था। गुरु हरकिशन, सबसे कम अवधि के, ठीक है, 8 वर्ष की आयु में चेचक से मृत्यु, ध्यान रखिएगा।
कि कौन से धार्मिक गुरु थे जिनकी जो है बीमारी से मृत्यु हो गई, चेचक बीमारी से पूछा जा सकता है, गुरु हरकिशन, ठीक है। ये बाल गुरु के नाम से जाने जाते थे, ठीक है, क्योंकि छोटी अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। गुरु तेग बहादुर, ठीक, आनंदपुर साहिब की स्थापना करवाते हैं गुरु तेग बहादुर, ठीक है। दूसरे देखिए, किसानों के नेतृत्व में काश्मीरी ब्राह्मणों के लिए इन्होंने संघर्ष किया था। किसानों के नेतृत्व में काश्मीरी ब्राह्मणों की रक्षा के लिए इन्होंने संघर्ष किया था। आगरा, प्रयाग, बनारस और सासाराम, पटना, मुंगेर, ढाका और असम की यात्रा की। इस्लाम ना स्वीकार करने की वजह से औरंगजेब जो है इन्हें फांसी पे चढ़ा देता है, ठीक है। औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है। शहीद स्थल पर शीशगंज साहिब, शीशगंज साहिब गुरुद्वारा चांदनी चौक दिल्ली में बना हुआ है। शीशगंज साहिब गुरुद्वारा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी तक परीक्षाओं में पूछा गया था कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई, औरंगजेब द्वारा, ठीक है। और उस जहां पे हत्या हुई वहां पे कौन सा गुरुद्वारा बना है, शीशगंज साहिब गुरुद्वारा, चांदनी चौक दिल्ली में, ध्यान दीजिएगा। आइए, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह, इनके बारे में देख लेते हैं। इनके बारे में 1675 से 1708, ठीक है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी और 1708 से जो है बहादुर शाह का शासन शुरू हो जाएगा, उत्तर मुगल शुरू हो जाएगा, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए, गुरु गोविंद सिंह, इन्हीं के नाम के साथ सिंह और कौर जैसी उपाधियां लगाना प्रारंभ हुआ। पंजाबियों में आप देखिए सिंह या कौर, इस तरह की उपाधियां, जैसे बीबी कौर, इस तरह से कौर उपाधियां लगना शुरू हुई। 13 अप्रैल 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि गुरु के पद की गद्दी जो है इनके काल में समाप्त कर दी जाती है और खालसा पंथ, सभी विचारों को इकट्ठा करके खालसा पंथ की स्थापना की जाती है, ठीक है। और एक धर्माचार पाहुल त्योहार का प्रवर्तन, पाहुल नामक एक धार्मिक त्योहार की शुरुआत करते हैं, ठीक है। इसके बाद इनकी रचनाएं देख लीजिए। जफरनामा, ठीक है, जफरनामा एक ऐसी रचना है जो औरंगजेब से इन्होंने चिट्ठी लिखी थी, औरंगजेब से इनकी वार्तालाप जो है वो जफरनामा के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने विचित्र नाटक भी लिखा है और चंडी दीवार लिखा है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखिएगा, जफरनामा, विचित्र नाटक और चंडी दीवार, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं, ठीक। इसमें कोई एक आध रचना और डाल देगा, पूछेगा कौन गुरु नानक साहब की नहीं है, ठीक है, सॉरी गुरु गोविंद साहब की नहीं है, ठीक है, रचना, तो ध्यान दीजिएगा, जफरनामा, विचित्र नाटक और चंडी दीवार, ठीक। आइए, इन्होंने 5 ककार की शुरुआत की। 5 ककार क्या है, ठीक है, केस, ठीक है, फिर कंघा, फिर कड़ा, फिर कक्षा और फिर कृपाण, ये 5 ककार की शुरुआत किया था। कड़ा, कृपाण, कंघा, केस। आप ऊपर से देखिए किसी व्यक्ति के, ठीक है, पहले केस, फिर कंघा, बाल झाड़ेगा, फिर कड़ा पहनेगा, कक्षा और फिर कृपाण धारण करके फिर आगे, ये 5 प्रकार के धार्मिक प्रतीक अनिवार्य किया था कौन, गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। इसी पे आप संविधान में देखेंगे कि इस पे जो इनका कृपाण होता है उस पे धार रहित होना चाहिए, धार युक्त नहीं, ठीक है। तो इस पे कई आर्टिकल भी हैं संविधान में, ध्यान दीजिएगा। आइए, निर्मल की स्थापना, सिख शिक्षकों को दी जाने वाली पदवी निर्मल थी, ठीक है, इसी समय शुरू होती है। बहादुर शाह से एक बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि औरंगजेब के काल तक गुरु तेग बहादुर की इस्लाम स्वीकार ना करने की वजह से जो हत्या, फांसी दी गई थी, इससे सिख और जो है मुगलों के संबंध बिगड़ चुके थे। लेकिन बहादुर शाह जब आता है तो वो बहादुर शाह गुरु गोविंद सिंह से सिखों के मित्रवत संबंध हो जाते हैं, ठीक है। एक और बड़ा मनसब प्राप्त किया, उसके साथ दक्षिण अभियान पे गए, ठीक है। तो बहादुर शाह गुरु गोविंद सिंह के रिश्ते अच्छे थे, लेकिन 1708 में गुरु गोविंद सिंह के मर जाने के बाद अगला जो नेता आता है बंदा बहादुर आएगा और बंदा बहादुर से पुनः जो है
मुगलों के रिश्ते खराब हो जाते हैं। जिस बंदा बहादुर को फर्रुखसियर के काल में फांसी दे दी जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, नांदेड़ महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती। समाधि स्थल हुजूर साहिब, ठीक है, गुरुद्वारा, ठीक है, हुजूर साहिब गुरुद्वारा। ठीक, ये देखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल कहां पे है, हुजूर साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, मृत्यु कहां हुई, नांदेड़ महाराष्ट्र दक्कन में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आइए मराठा राज्य और संघ, मराठों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, शिवाजी, ठीक है, आइए हम आपको बताते हैं। मराठा, शिवाजी के पिताजी हैं संभाजी। संभाजी, ठीक है, संभाजी। और संभाजी मुगलों की सेवा में किसके काल में आते हैं, जहांगीर के सेवा में आते हैं। जहांगीर के काल से मुगल और मराठों का जो है, ठीक है, मराठे इस सेक्टर में रहते हैं, दक्कन में, इस सेक्टर में, और मुगल जो है दिल्ली में है। ठीक है, तो यहां से दिल्ली आगरा वाला ले लीजिए, तो मुगलों की सेवा में आते हैं मराठे जहांगीर के काल में। कहां पे, यहां बीजापुर, अहमदनगर, ठीक है, ये सब जो रियासतें हैं ये मुगलों के अधीन होती, उनके यहां सेवा करने के लिए आते हैं। ठीक है, संभाजी के पुत्र होते हैं शिवाजी, शिवाजी, ठीक है, शिवाजी। और शिवाजी, ठीक है, 89 तक आप देखेंगे, 80 तक, ठीक है, 1627 से लेकर ये 80 तक शिवाजी का काल आपको दिखेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं, ठीक है, संभाजी, संभाजी, ठीक, ये आते हैं 80 से 89 तक, 89 तक, मतलब 1680 से 1689 तक। ठीक है, और 89 से राजा राम फर्स्ट आता है, 89 से 1700 तक। ठीक है, राजा राम फर्स्ट। इसके बाद आप देखेंगे राजा राम फर्स्ट आता है, ठीक है, राजा राम फर्स्ट, ठीक। और इसके बाद आते हैं शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय सेकेंड, ये आते हैं 1700 से 1707। और 1707 में बहादुर शाह आ जाता, उत्तर मुगल वाला शासक, और वो क्या करता, शाहू को रिलीज कर देता है, और शाहू का काल आ जाता है। शाहू का काल 1707 से लेकर 49 तक रहता है, और यही शाहू का जो काल होगा, शाहू का काल, इसी के समय मराठा पेशवाओं का काल शुरू हो जाएगा। और अंतिम जो उत्तराधिकारी होगा शाहू के बाद, राजा राम सेकंड होता है। ठीक है, राजा राम सेकंड, ठीक, और इसका कार्यकाल 49 से 50 होगा। ठीक है, 50 मतलब 1749 से 50। और इसी के काल में एक संधि होती है, संगोला की संधि, ठीक, संगोला की संधि, जिस संगोला की संधि से, ठीक है, पेशवा जो है मराठा साम्राज्य का प्रमुख हो जाता है, और उत्तराधिकारी नाम मात्र के होते हैं। तो ठीक है, शिवाजी के उत्तराधिकारियों में कौन कौन लोग थे, शिवाजी के उत्तराधिकारियों में आप देखेंगे संभाजी, ठीक है, और संभाजी के बाद आप देखेंगे राजा राम सेकंड, फिर शिवाजी, और फिर शाहू, इसके बाद राजा राम। तो यही शिवाजी के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, तो इन क्रम को आप देखिए कहां तक मामला है, 1750। और 1749 में जब आप देखेंगे, आइए 1750 में जब आप देखेंगे तो 1700 जैसे शाहू का काल आएगा, शाहू, ठीक, शाहू 1707 से लेकर और 1749, इसी के काल में पेशवाओं का काल आएगा। ये भी देख लीजिए, पेशवाओं के काल में सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ आएगा, बालाजी विश्वनाथ, विश्वनाथ, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेके 20 तक का कार्यकाल रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे बाजीराव, आप देखेंगे बाजीराव, बाजीराव फर्स्ट,
ये बहुत ताकतवर होता है, ठीक है। 1720 से लेकर ये 40 तक का इसका कार्यकाल होगा। और इसके बाद जो आएगा महत्वपूर्ण, बालाजी, ठीक है, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, ठीक। और इसका कार्यकाल होता है 1740 से लेकर 1761। और इसी 1761 में जब आप देखेंगे, यही 1750 में राजा राम सेकंड से संगोला की संधि करके मराठा पेशवा को मराठा साम्राज्य का वास्तविक प्रमुख कर देता है और मराठा उत्तराधिकारी नाम मात्र के रह जाते हैं। लेकिन इसी के काल में 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध, राणा सांगा, ठीक है, सॉरी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, और मराठे हार जाते हैं और उत्तर भारत में, ठीक है, मराठों का पतन शुरू हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे माधव नारायण राव और बाजीराव सेकंड आएगा, जो 1795 से 1818, जिसमें 1802 में मराठों का अंग्रेजों से संधि हो जाएगी, सहायक संधि। और इसी के बाद 1818 में मंदसौर की संधि से मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से अंग्रेजों के कब्जे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा मराठा साम्राज्य। आइए देख लेते हैं शिवाजी, इनका परिचय देख लीजिए। सिवनेर के किले में इनका जन्म होता है, ठीक है, और राजधानी इनकी रायगढ़ होती है। राज्याभिषेक बनारस के पंडित विश्वेश्वर, इन्हीं को गंगा भट्ट कहा जाता है, ठीक है। और जैसे ही राज्याभिषेक होता है, ठीक है, रायगढ़ किले में राज्याभिषेक होता है, और जैसे ही राज्याभिषेक होता है, इनकी माता का देहांत हो जाता है, ठीक है। माता का देहांत हो जाने के बाद दूसरी बार इनका राज्याभिषेक होता है गुरु निश्चल गोसाई से। गोसाई, ये बनारस को, ठीक है, गुरु निश्चल गोसाई से होता है, ठीक है। ये तांत्रिक पद्धति से होता है दोबारा, ठीक है। अब देख लीजिए, अभी रुक जाइए, इनकी पत्नी के बारे में देख लीजिए। पहली पत्नी साईबाई हैं, पूछा जाता साईबाई। एक पत्नी इनकी है पुतलीबाई, पुतलीबाई, ठीक है। पुतलीबाई ही है जो शिवाजी की कौन सी पत्नी पूछा जाए जिसने आत्महत्या कर लिया था, तो ये पुतलीबाई है, ये आत्महत्या कर ली थी। और जहांगीर की कौन सी पत्नी थी? मानबाई, जिसने आत्महत्या किया था। और ये पुतलीबाई, पहली पत्नी साईबाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आइए, जो इनकी महत्वपूर्ण विजय है उसको देख लिया जाए। अफजल खां का वध 1659 ईस्वी में, ठीक है, 1659 ईस्वी में अफजल खां का वध। ध्यान दीजिएगा, अफजल खां, ठीक है, अफजल खां इनसे मिलने के लिए आता है। ये छोटे कद के होते हैं और वो काफी हट्टा कट्टा रहता है, ठीक है। ये हाथ में बगनखा धारण किए रहते हैं और वो भी अपने सैनिकों के साथ रहता है और तलवार रखे रहता है, ठीक है। वो सोचता है जैसे ही शिवाजी को हम अपने हाथों में भरेंगे और कस देंगे और शिवाजी मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन शिवाजी बहुत चालाक थे, जैसे ही वो दबाने की कोशिश करता है, पेट में बगनखा मार के उसकी हत्या कर देते हैं। कब होता है? 59 में। इसके बाद आप देखिएगा, ठीक है, इधर है 65, इसके बीच में एक घटना है 1663 में, शाइस्ता खां, शाइस्ता खां, ठीक है। शाइस्ता खां भेजा जाता है मुगल सेनापति के रूप में दक्षिण भारत में, ठीक है, कि अफजल खां की हत्या के बाद शाइस्ता खां की जिम्मेदारी होती है शिवाजी को पकड़ने के लिए। और शिवाजी कुल 11 सैनिकों को लेकर शाइस्ता खां के ही टेंट में घुसते चले जाते हैं व्यापारी के भेष में, और जहां शाइस्ता खां बैठा रहता है उसी टेंट पे अटैक कर देते हैं, उसकी हाथ की अंगुली काट लेते हैं, अंगूठा। और ये बेइज्जती का प्रतीक था। शाइस्ता खां भाग के दिल्ली पहुंचता औरंगजेब के पास, ठीक है, और शाइस्ता खां को भी पराजित कर देते हैं 59 में, ठीक है। 59 में विजय होती है अफजल खां से, और 63 में आप देखेंगे शाइस्ता खां से। इसके बाद 65 में जय सिंह को भेजा जाता है। तो ध्यान रहे कि हिंदू सेनापति आ रहा है जय सिंह, जिसके कहने पे शिवाजी मानते हैं और यहां संधि होती है, ध्यान रखिए। और हिंदू सेनापति कहां था? अकबर द्वारा जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो वहां मान सिंह थे, मान सिंह, ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के सेनापति। लेकिन औरंगजेब का सेनापति इस समय कौन है? जय सिंह। जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि होती है, ठीक है, पुरंदर की संधि। और एक मराठों से संधि होती है, अंग्रेजों की भी पुरंदर की, वो 1776 में होती है, ध्यान रखिएगा, पुरंदर की, ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक, सॉरी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे। अब यहां पे पुरंदर संधि से क्या मामला मिला देख लीजिए। कुल इनको 24 किले जो है, ठीक है,
24 किले इनको देना पड़ जाता है मुगलों को। 8 किले लगभग 33 या 34 में से जो बचते हैं वो किले इनके पास रहता है, मतलब ये कमजोर होते हैं। और ये कहा जाता है कि आपको मुगल दरबार में सम्मान पद दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही शिवाजी वहां औरंगजेब के दरबार में जाते हैं तो इनको छोटी कतार में रख दिया जाता है, 5000 मनसब के कतार में, जिससे ये नाराज हो जाते हैं और वहां से जान बचा के भागते हैं। तो आप देखेंगे कि उन्हीं के पुत्रों को वहां पे कैद कर लिया जाता है और साहू वहां गिरफ्त में बहुत दिन से रहता, साहू, ठीक है, जिसको रिलीज करता बहादुर शाह जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो वो 1707 से लेके 49 वाला कार्यकाल में साहू आता मराठा में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। पुरंदर की संधि 66 में औरंगजेब द्वारा आगरा में कैद कर लिया गया, ठीक है। और 74 में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं, ठीक है। इनका जो राज्याभिषेक होता है रायगढ़ किले में होता है, ठीक, रायगढ़, ठीक। राज्याभिषेक किसके द्वारा होता है? बनारस के पंडित गंगा भट्ट और दूसरे निश्चल गोसाई, 2 बार राज्याभिषेक होता है, ध्यान रखिएगा। शिवाजी के अष्टप्रधान, शिवाजी के प्रशासन में, ठीक है, अष्टप्रधान, इधर देखिए अष्टप्रधान। एक होते हैं अष्टछाप, क्लियर कर लीजिए, अष्टछाप, ये अष्टछाप कवि हैं, ठीक। एक होते हैं अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज, दिग्गज, ये केडीआर कृष्णदेव राय के दरबार में जो कवि थे, ठीक है, उन्हें अष्टदिग्गज कहा गया। और शिवाजी के प्रशासन में जो लोग थे उन्हें अष्टप्रधान कहा गया। ध्यान रखिएगा, तीनों टर्म, अष्टछाप, अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान। और 9 रत्न कहां थे? अकबर के दरबार में और उधर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ठीक है। ये हो गए अष्टप्रधान। कौन कौन थे अष्टप्रधान? ध्यान दीजिए, चलिए, पेशवा राजा का प्रधानमंत्री होता था, यही, ठीक है, प्रमुख तौर पे होता था पेशवा, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे क्या क्या परिवर्तन होता। अमांत या मजूमदार, एकदम ध्यान से आप देखिए अमात्य को। अमात्य एक, इसे वित्त मंत्री कहा जाता था, वित्त एवं राजस्व मंत्री। ये केवल ब्राह्मण हो सकता था, ब्राह्मण, दूसरी जाति का नहीं, क्योंकि शिवाजी क्या किए थे? हिंदू धर्म उद्धारक की उपाधि धारण किए थे, ठीक है। और अपनी तुलना, ठीक है, गंगा भट्ट के माध्यम से, जो महाराणा प्रताप का वंश है, सिसोदिया वंश से अपनी तुलना, ठीक है, इस तरह से उन्होंने करवाया था और हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और महाराष्ट्र के जो संत थे समर्थ रामदास, रामदास, जिनकी पुस्तक थी दासबोध, दासबोध, यही इनके आध्यात्मिक गुरु थे, ठीक है, जिनकी प्रेरणा से ये उत्थान होता, मराठों का उत्थान होता है, ठीक है। तो ये इसमें ब्राह्मण ही हो सकता है, एकदम परंपरागत व्यवस्थाएं वापस आ रही। और अगर गहराई से देखेंगे तो इस शिवाजी के अष्टप्रधान में 7 पद जो है ब्राह्मणों के थे, मुख्य रूप से अमात्य, लेकिन 7 पद, सेनापति का पद छोड़ के बाकी सभी पदों पे अमूमन ब्राह्मण रहते थे, लेकिन इस पद पे केवल ब्राह्मण हो सकता था। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद आप देखिएगा सुमंत या दबीर, सुमंत या दबीर, इसे विदेश मंत्री कहा गया, ठीक। आप देखते होंगे नाटक रामलीला इस तरह से, तो उसमें सभा लगती है और कहते हैं जाइए सुमंत देखिए कौन आया है, सुने होंगे। ये परंपरागत जो विदेश मंत्री थी भारतीय परंपरा में, उसे सुमंत या दबीर को जो है विदेश मंत्री का पद दिया जाता था। तो यहां पे आप देखेंगे विदेश मंत्री। सेनापति को सरे नौबत कहा जाता था, सैनिकों का भर्ती, संगठन और रसद का प्रबंधन करने वाला। इसके पहले हमने चर्चा किया था मुगल काल में मीर बख्शी और दीवाने अर्ज नायब मामलिकात सल्तनत काल में इनका काम क्या होता था? रसद का प्रबंधन और सेना में सैनिकों की भर्ती के साथ साथ सरखेल नामक पत्र पे हस्ताक्षर करना और वेतन भी प्रदान करना, ठीक है, किसका? सेनापति का काम होता था। पूरे मध्यकाल की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ जाइए, पंडित राव, विद्वानों एवं धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों, ठीक है। पंडित राव का काम होता था कि जो धार्मिक अनुदान देना है, जो जमीन देना है, वो सब किसका काम था? वो पंडित राव का था, ठीक है, धार्मिक मामले। न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश होता था, न्यायाधीश ही शब्द था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वाकया नवीस, राजा के दैनिक कार्यों के या दरबार की प्रतिदिन कार्यवाहियों की विवरण। वाकया नवीस वस्तुतः
प्रतिदिन कार्रवाइयों का विवरण के साथ साथ गुप्तचर का भी काम करता था। और गुप्तचर इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि गुप्तचर इसके पहले मुनिहियान अलाउद्दीन खिलजी, उसके पहले वरीद बलवन, उसके पहले संस्था और संचरा गूढ़ पुरुष मौर्य काल में, उसके पहले स्पष्ट नामक गुप्तचर वैदिक काल में, ये सब चर्चा में रहे। यहाँ वाक्यानवीस, ठीक है। इसके बाद आईवी वगैरह जो इस समय चल रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये मामला। सचिव देख लीजिए, शुरू नवीस पूछा जाएगा राजकीय पत्र व्यवहार, ठीक है। जो टंकड़, ठीक है, विभाग होता है उसे शुरू निवास या चिटनिस कहा जाता था, चिटनिस, ठीक, सुरनवीस या चिटनिस कहा जाता था, ये पत्राचार विभाग, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध, तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761, चर्चा हो चुकी है, ठीक है। सदाशिवराव भाऊ मराठा सेनापति था, मराठा सेना का, और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ठीक, अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ठीक, सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच में था, ठीक है। इस समय इस हार का एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि बालाजी बाजीराव जो था वो उपलब्ध नहीं था, ठीक है। तो इसका जो सेनापति ही सब कुछ देख रहा था, सदाशिवराव भाऊ, ठीक। तात्कालिक कारण क्या था आप देखेंगे, तात्कालिक कारण में मराठे उत्तर भारत तक अपना उत्पात मचा रहे थे, इधर पंजाब पाकिस्तान वाला, और यहाँ पे लाहौर में अब्दाली का एक गवर्नर था, उसको क्या किए मराठे अबदस्त करके अपने आदमी को बैठा दिए। यहाँ देखिए अहमद शाह अब्दाली द्वारा अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासन और बदला लेने की इच्छा। जब ऐसी स्थिति पे, ठीक है, यहां से हटा के मराठे स्वयं अपने प्रतिनिधि को रख दिए, जिससे अहमद शाह अब्दाली नाराज होता है और भारत पे अटैक करने के लिए सोचता है। और 1761 में, ठीक है, पानीपत, आप दिल्ली से ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे दिख जाएगा हरियाणा में पानीपत का मैदान, और 1761 में मराठे पराजित होते हैं। मैदानी भाग पे मराठों का पराजय, एक पूरे उस दौर में एकमात्र पूरे भारत में मराठा शक्ति का उदय हो रहा था, और इस पराजय से मराठी शक्ति कमजोर हुई और कहीं ना कहीं अंग्रेजों का के उत्थान के लिए मौका मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। काशीराम पंडित जो थे ये उस पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। काशीराम पंडित, इन्होंने युद्ध में मराठों के लिए प्रलयकारी कहा और बड़े कूट संदेश में इस चीज की बात उन्होंने की। बालाजी बाजीराव को इन्होंने बताया 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त, चांदी तांबे सिक्कों की तो गणना ही नहीं। मतलब सदाशिवराव और उनके भाई विश्वासराव, मतलब 2 मोती विलीन हो गए, दोनों लोग मारे गए, ठीक है, और 22 सोने की मोहरें, और जो मेन सेनापति लोग थे वो मारे गए, और चांदी मतलब सैनिकों की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये कूट संदेश कौन ले आ रहा है? काशीराम पंडित। आपसे पूछा जाएगा कि मराठों तृतीय मराठा युग आंखों देखी किसने देखा था, तो काशीराम पंडित। और भी पूछा जाएगा कि जो यहां प्रभात, प्रणाम सर, खुश रहिए प्रभात जी, ठीक है। विकास सिंह, नमस्ते सर, नमस्ते भैया, ठीक है। चलिए बढ़िया, तैयारी करिए, ठीक है, बहुत अच्छा, पढ़िए आगे जाते हैं। आप देखेंगे काशीराम पंडित, ठीक है, प्रत्यक्षदर्शी हैं, ठीक है, और मराठों की तरफ से जो तोपखाना था उसका प्रधान था इब्राहिम गारदी, इब्राहिम गारदी, ठीक है, मराठों की तरफ से, ठीक। तो ये सब पूछा जाता है यहां से, ठीक है, और चीजें हम लोग आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में देख लेते हैं, ठीक है। साहू के प्रतिनिधि के रूप में 1689 से लेके, ठीक है, 1700 तक राजा राम ने भाग लिया। आपसे हमने चर्चा कर दिया, ठीक है। साहू के बाद जो है राजा राम आते हैं, ठीक है, 89 से 1700, ठीक। औरंगजेब की मृत्यु के समय, ठीक है, मराठा नेतृत्व ताराबाई के पास था। जब औरंगजेब की मृत्यु होती, बहादुर शाह द्वारा साहू को दक्षिण भारत की राजनीति में रिलीज किया जाता, उस समय ताराबाई शासन कर रही थी, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ पेशवा का पद 1320, 1713-20 हमने बता दिया है। 1720 में साहू ने पेशवा की नियुक्ति बाजीराव प्रथम, ठीक है, 1720 में साहू ने पेशवा की नियुक्ति बाजीराव प्रथम को, ठीक है, हाँ ठीक है, क्योंकि 1713 से लेकर 1720 तक बालाजी विश्वनाथ है, इसके बाद बाजीराव प्रथम आता है 1720 में, दूसरा वाला, ठीक है, ये दूसरा है, ठीक। आगे आइए, पेशवा का पद पैतृक कौन बनाता है? बालाजी बाजीराव के समय में, और इसका टाइमिंग क्या है? 1700,
40 से लेकर 61, ठीक है। ये पेशवा का पद पैतृक वंशानुगत बना देता है, ठीक है। संगोला की संधि चर्चा हो चुकी है, 1750 में हुई। संवैधानिक क्रांति के द्वारा शक्ति छत्रपति के हाथों से पेशवा के हाथ में आने की प्रक्रिया, मतलब कहने का सेंस सरल भाषा में समझिए कि जो मराठा, ठीक है, छत्रपति थे वो नाम मात्र के हो गए और पेशवा ही जो है इस संधि से पेशवा ही मराठा संघ का वास्तविक शासक बन गया, ठीक है। इस चीज से देखिएगा, मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर मुगल काल 1707 से 1757, ठीक है। इस चीज को आइए देखते हैं। बहादुर शाह प्रथम, ठीक, अन्य नाम इसका शाह आलम है, मूल नाम मुअज्जम है, टाइमिंग 717 से 12 है, नाम है इसका शाहे बेखबर, खफी खां द्वारा, याद रखिएगा शाहे बेखबर है, ठीक है, खफी खां द्वारा इसका नाम दिया जाता है, ठीक। और इसके बाद आप देखते हैं, इसके बाद जहांदार शाह आता है, ठीक है, जहांदार शाह, ठीक है। और जहांदार शाह इसमें थोड़ा सा और आप जान लीजिए, बहादुर शाह में, बहादुर शाह के समय में गुरु गोविंद सिंह से मित्रता हो जाती है, जाट राज्यों से मित्रता हो जाती है, ठीक है। सभी ये क्या करता है, सभी को प्रसन्न करता है और मराठों में साहू को रिलीज कर देता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखिएगा। और मराठों से कहता है कि दक्कन में सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे देता है कि जाइए वसूलिए, लेकिन वसूलने का अधिकार अभी मुगल अधिकारी करेंगे, सरदेशमुखी। इससे मराठे खुश होते हैं थोड़ा सा और ये अपना शासन, इसके बारे में सिडनी ओवेन महोदय, ठीक है, कौन, सिडनी ओवेन, ठीक है, इन्होंने कहा कि ये अंतिम मुगल बादशाह है जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये कमेंट इनके लिए। और खफी खान ने क्या कहा इसको, शाहे बेखबर, ठीक। अगला शासक जहांदार शाह, तो जहांदार शाह के बारे में जान लीजिए। बहादुर शाह ने मराठों को क्या कहा था कि इसने चौथ भी वसूलने का अधिकार दे दिया, अभी वसूली जो है मुगल अधिकारी करेंगे, ठीक है। आइए फर्रुखशियर को देख लेते हैं। 12 से 13 ये जहांदार शाह का टाइमिंग है, शासनकाल में नितांत अयोग्य था, ठीक है, जिसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, ठीक है, लंपट मूर्ख, ठीक। नितांत अयोग्य, जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त किया, फर्रुखशियर से प्राप्त हुआ, 1713 में इसकी हत्या हो गई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला आता है फर्रुखशियर, 17 फर्रुखशियर के बारे में देख लिया जाए। फर्रुखशियर 1717 का फरमान, फर्रुखशियर का कार्यकाल है 1713 से लेके 19 तक, ठीक है, ये चीज। अब इसमें 1717 का फरमान बहुत शाही फरमान माना जाता है। इसमें हैमिल्टन और जॉन सुरमन 2 अंग्रेज आते हैं। हैमिल्टन डॉक्टर होता है, इसको फोड़ा वगैरह हुआ रहता है और वो ऑपरेट करके ठीक कर देता है, जिसके पश्चात 1717 में 3000 वार्षिक दर से, ठीक है, 3000 रुपए की वार्षिक दर से, ठीक है, इसे बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार कर मुक्ति, बंगाल में पूरे व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त कर लेता है साल भर वार्षिक चुंगी देके, ठीक है। इससे अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला है, इसकी टाइमिंग 19 से लेकर 48 है। इसी में 2 और शासक हैं 19 में, रफी उद दौला और रफी उद दर्जात, ठीक है। ध्यान रखिएगा सबसे कम समय का शासक है रफी उद दर्जात, ठीक है। इस तरह देखिएगा। मोहम्मद शाह रंगीला है 1948, शाहजहां द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह है। नादिर शाह का आक्रमण इसी के समय होता है और करनाल के युद्ध में मुगल सेना परास्त होती है। रंगीला इसका नाम है और हिजड़ों और महिलाओं का शासन में काफी भूमिका होती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, कार्यकाल है 1759 से 1806, मूल नाम है इसका अली गौहर। दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार, दिल्ली पे अंग्रेजों का अधिकार हो जाता 1803 में। 1803 में दिल्ली के मुगल शासक पेंशनर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये 1803 में इसका नाम अली गौहर होता है
और इसी के समय में बहुत सारी चीजें होती हैं। आप ध्यान दीजिए 59 में कार्यकाल है तो 1761 का पानीपत युद्ध, ठीक है, और 1764 का बक्सर युद्ध, 1765 का इलाहाबाद की संधि, ये सभी संधियां इसी के काल में होती है, शाह आलम द्वितीय के काल में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, 1837 से 57, बिना साम्राज्य का सम्राट कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रतिमाह 1 लाख, ये सब छोड़िए, बिना साम्राज्य का सम्राट। और इसी के समय 1857 की क्रांति होती है, इसे भेज दिया जाता है रंगून, ठीक है, और रंगून में 1763 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब इसे 2 जख जमीन भी अपने साम्राज्य में नसीब नहीं होता है, रंगून में इसकी, ठीक है, दफन कर दिया जाता है इसको वहां पे। तो ये रहा बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो आइए मुगल काल का विविध देख लेते हैं, ठीक है। विविध, तुलसीदास, आपसे हमने चर्चा किया था, तुलसीदास का कार्यकाल किसके काल में है? अकबर के समय में है, ठीक है। तो देखिए आईने अकबरी में नामोल्लेख, आईने अकबरी में अबुल फजल के आईने अकबरी में जीवन काल 1532 से लेकर 1633, रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित, ठीक है। और ग्रंथ इसके हैं विनय पत्रिका, रामचरितमानस, ठीक है, तुलसीदास जी के ग्रंथ हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुप्रसिद्ध भक्त संत कवि अकबर एवं जहांगीर के समकालीन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हिंदी साहित्य का आपसे जब पूछा जाए, हिंदी साहित्य का उत्थान जो है मुगल काल में किसके काल में हुआ, तो अकबर लगाइएगा, क्योंकि उन्हीं के काल में पैरेलल तरीके से तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा जा रहा था, जो अकबर के शासन काल में बहुत सारे साहित्यों में अकबरनामा में, अबुल फजल की अकबरनामा में इनकी चर्चा नहीं मिलती है। अकबर का मकबरा देख लीजिए, ठीक है, 5 मंजिल का है, स्थिति सिकंदरा गांव में है, निर्माण की योजना स्वयं अकबर द्वारा बनाई गई। विशेषता पूछा जाता है कि अकबर के मकबरे की मुख्य विशेषता क्या है? गुंबद विहीन होना, ठीक है। और दोहरी गुंबद वाला स्थापत्य कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा क्यों चर्चित है? क्योंकि ताजमहल का पूर्वगामी है। और हुमायूं का मकबरा क्यों चर्चित है? इसमें 8 सुल्तान दफन किए गए थे, ठीक है। तो गुंबद, 2 गुंबदों युक्त वाला, इस तरह से देख लीजिए, जो 2 गुंबद, ठीक है, युक्त वाला जो मकबरा बना वो हुमायूं का मकबरा है, उसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। और अकबर का अकबर की स्थापत्य की विशेषता, अगर 2 क्वेश्चन आए तो ये पूछा जाएगा, लाल बलुए पत्थर, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो बनी हुई है लाल बलुए पत्थर से निर्मित, और तथा गुंबद विहीन इसका मकबरा था, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। निर्माण कार्य जहांगीर द्वारा हुआ था, प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे मंजिल आकार से छोटी, ठीक है, देख लिया जाएगा। आगे बढ़े, आइए आगरा का किला। आगरा का किला निर्मित करवाया था अकबर द्वारा, ठीक है। अकबरी शैली में सर्वप्रथम उदाहरण, ध्यान रहे, अकबर, आगरा का किला अकबर द्वारा, और दिल्ली का लाल किला जो है शाहजहां द्वारा निर्मित कराया गया था। अकबर द्वारा निर्मित है, अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खां की देखरेख में निर्मित हुआ, ठीक है। किले के अंदर अकबर द्वारा लाल पत्थर, देखिए लाल पत्थर से निर्मित इमारतें हैं, ध्यान रखिएगा। जहांगीरी महल इसी किले में स्थित है, ठीक। इधर आ जाइए, तुलसीदास से बड़े ग्रंथ इनके दोहावली, गीतावली और विनय पत्रिका, रामचरितमानस और कवितावली, जितने वली टाइप के हैं लगभग लगभग कौन से? तुलसीदास के हैं। इसमें एक रामचरितमानस सभी लोग जानते हैं, तो दोहावली, कवितावली और गीतावली और विनय पत्रिका, ये 2 आप याद रखिए, बाकी वली वाले सारे जो है तुलसीदास जी के हैं। छोटे ग्रंथ हैं पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भरवै रामायण, बैराग संदीपनी और कृष्ण गीतावली, ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा, कृष्ण गीतावली ये राम भक्ति शाखा के हैं, और पूछ लेगा कृष्ण गीतावली तो सूरदास मत लगाइएगा, ऐसे प्रश्नों पे थोड़ा अलर्ट रहिएगा, ठीक है, तुलसीदास जी का है। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। मजहर जारी करने के बाद अकबर द्वारा धारण की गई उपाधि क्या है? सुल्तान आदिल या इमाद आदिल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मजहर कब घोषित किया गया था? 1579 में मजहरनामा की घोषणा हुई थी, ठीक है। उसके बाद कौन सा उपाधि धारण करता? सुल्तान आदिल या इमाद आदिल। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में से सबसे प्रमुख कश्मीर के मोहम्मद हुसैन, ठीक है, कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को अकबर द्वारा प्रदान की गई उपाधि है जरी कमल, ठीक है, जरी कलम, ठीक है। जरी कलम की उपाधि किसे दिया गया था? मोहम्मद हुसैन को, ठीक है। और आपको हमने बताया था जहांगीर के 2 चित्रकार थे, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, ठीक है, उसे नादिरुल अस्त और नादिरुल जमा की उपाधि दी गई थी। जरी कलम किसे उपाधि दी गई है? कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को। किसने दिया? अकबर द्वारा, ध्यान रखिएगा।
हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी गई थी, सम्मानित करने वाला शासक अकबर है। पीछे हमने चर्चा किया था इसके बारे में। यहां जाइए, रचनाकार भक्त नामावली ध्रुवदास की है, भक्तमाल नाभादास की है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। चित्रावली उस्मान की है। रसिक प्रिया रामचंद्रिका और कवि प्रिया केशोदास की। केशोदास को ही कहा जाता है कठिन काव्य के प्रेत कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल की तरह से ये भी लिखना चाहे, लेकिन इन्हें कठिन काव्य का प्रेत। तुलसीदास की तरह से रामायण लिखने की कोशिश इन्होंने किया, लेकिन 24 घंटे में रामायण लिखा और बहुत कठिनतम था। इन्हें कठिन काव्य के प्रेत कहा जाता है। रामचंद्रिका ही इनका है, ठीक है। रसिक प्रिया और कवि प्रिया, देखिएगा ये ध्यान रखिएगा, भक्तमाल नाभादास का है, चित्रावली उस्मान और भक्त नामावली ध्रुवदास का, ठीक है। आइए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने नवीन धर्म चलाने का विचार त्याग दिया। कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पे चर्चा हम कर चुके हैं। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। यह कथन बर्नी द्वारा है, ठीक है, पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के लिए, ठीक है। और राजपथ के विषय में बलवन के विचार को जीवित किया अलाउद्दीन खिलजी ने। राजत्व सिद्धांत को पुनः परिभाषित कौन कर रहा बलवन के बाद? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इधर देखिए शासक उसके प्रसिद्धकार इल्तुतमिश तुर्क चहलगामी, ठीक है, चहलगानी या चहलगामी कह लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक प्रतीक मुद्रा, ठीक है, शेर शाह सूरी सड़क ए आजम और अकबर आईने दहसाला, ठीक है। ये सब चर्चा पीछे हो चुकी है। भक्त संत हैं, उनके व्यवसाय नामदेव दर्जी हैं, कबीर जुलाहा हैं, रविदास मोची हैं, सेना नाई हैं और पीपा जो है राजपूत थे, ठीक है। इस तरह से मध्यकालीन स्थापत्य देख लीजिए। भक्त संत कबीर 1398 से 1518, गुरु नानक 1469 से 1539, चैतन्य 1486 से 1533, मीराबाई 1498 से 1586, ठीक है। ये चीज सॉरी 1498 से 1546, ठीक है। ये मीराबाई का टाइमिंग है। ये टाइमिंग किसके समय में होगा? तो ध्यान रखिए, ये टाइमिंग सिकंदर लोदी का समय है। ये भी सिकंदर लोदी, गुरु नानक भी सिकंदर लोदी और ये भी सिकंदर लोदी। ये जितने भी लोग दिख रहे हैं सभी जो है सिकंदर लोदी के समय में, सिकंदर लोदी, ठीक। क्योंकि लोदी सिकंदर लोदी का काल आप देखेंगे लगभग 86 से लेके 1517 तक है। उसी के समय ये भक्ति आंदोलन का उदय दिख रहा है ऐसे लोगों का, ठीक। इधर आइए, स्थापत्य में अदीना मस्जिद पांडुआ बंगाल में है, लाल दरवाजा मस्जिद, ठीक है, जौनपुर में है। ध्यान रखिएगा, पूछा गया है। दाखिल दरवाजा मालदा पश्चिम बंगाल में। तीन दरवाजा कहां पे है? पूछा गया अहमदाबाद गुजरात में। और दरवाजा अगर आपको पढ़ना है तो, ठीक है, अतरकीन का दरवाजा ये है नागौर राजस्थान में, नागौर इल्तुतमिश द्वारा। बुलंद दरवाजा ये है अकबर द्वारा, ठीक है, गुजरात विजय के फलस्वरूप। तो इतना दरवाजा ध्यान रखिएगा। अदीना मस्जिद बंगाल में है पंडुआ, लाल दरवाजा जौनपुर में, दाखिल दरवाजा मालदा बंगाल में, तीन दरवाजा अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में देख लीजिए। पिता इनके जगन्नाथ मिश्र हैं, संस्थापक मध्य गौड़ी संप्रदाय के। माता इनकी सची देवी हैं, ठीक है। जीवन काल इनका 1486 से 1533, जन्मस्थल नदिया पश्चिमी बंगाल। निमाई इनका बचपन का नाम है चैतन्य महाप्रभु का, ठीक है। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत हैं। आराध्य देव इनके कृष्ण हैं। इन्होंने कीर्तन पद्धति को जन्म दिया था, ठीक है। आगे आइए, प्रमुख मध्यकालीन कवि एवं रचनाएं मुल्ला दाऊद की चंदायन है, दामोदर कवि लेखन सेन पद्मावती कथा, दामोदर कवि लेखन सेन पद्मावती कथा। अमीर खुसरो की आशिका है, सोमनाथ राग विबोध, ठीक है, सोमनाथ की राग विबोध है। अमीर खुसरो की कई जो है पुस्तकें हैं, आपसे हमने चर्चा किया था। आशिका, खुजान फतूह, मिफ्ताहुल फतूह, किरानुस सादेन, बहुत सारी पुस्तकें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
वारकरी संप्रदाय, पंढरपुर महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र के संत हैं ये लोग। संस्थापक ज्ञानेश्वर, ठीक। अन्य संत हैं नामदेव और तुकाराम। विशेष तथ्य क्या है, विठोबा की पूजा करते थे, कृष्ण के अवतार विठोबा की पूजा करते थे महाराष्ट्र में। हल्दी घाटी का युद्ध चर्चा हो चुका है 76 में, महाराणा प्रताप बनाम मानसिंह, हकीम खां सूर राणा प्रताप का सेनापति और अकबर का सेनापति कौन था, ये मानसिंह, ठीक है। तो महाराणा प्रताप पराजित नहीं होते हैं, अनिर्णित होता है ये युद्ध, ठीक है। उत्तराधिकार का, ठीक है, उत्तराधिकार का युद्ध, धर्मत का युद्ध हम चर्चा कर चुके हैं, धर्मत, ठीक। औरंगजेब बनाम दारा शिकोह जसवंत सिंह के साथ, सामूगढ़ 29 मई 1658, दारा शिकोह बनाम औरंगजेब, ठीक है। इसी में सामूगढ़ में पहला राज्याभिषेक होता है, देवराई में अंतिम रूप से, ठीक है, दारा को मारते हैं, दूसरा राज्याभिषेक कराते हैं। पुरंदर की संधि अभी चर्चा हुई 65 में, जय सिंह शिवाजी के मध्य, बीजापुर 1686, गोलकुंडा 1687 पर अधिपत्य, ठीक है। औरंगजेब के काल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सर्वाधिक हिंदू सेनापति औरंगजेब के काल में, ठीक। तो आज यहीं तक, ठीक है। कल हम लोग इसी समय फिर मिलते हैं पुनः। धन्यवाद।